नमस्ते दोस्तों, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल बाइट्स विद तनुजा। और आज हम ना आर्टिकल 14 को समझेंगे। तो अगर मैं कहूँ कि एक ही देश है और एक ही लॉ बना है पर ना सभी के लिए अलग रूल्स है, तो ऐसा चलेगा क्या? तो बिल्कुल नहीं चलेगा। इसीलिए आर्टिकल 14 कहता है कि सब बराबर है लॉ के सामने। तो आज समझेंगे इसका सिंपल मीनिंग, रियल केसेस और एग्ज़ाम के लिए ना सॉलिड पॉइंट्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के नज़र में सब बराबर है, चाहे कोई रिच हो या पुअर, हिंदू या मुस्लिम, मेल हो या फीमेल, सभी को लॉ के सामने इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। ये ना आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का बेस है, जो इंडियन लीगल सिस्टम का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, और इसीलिए इस आर्टिकल को सोल ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। तो आर्टिकल 14 के ना दो बेसिक प्रिंसिपल है। तो आइए जानते हैं। फर्स्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ और सेकंड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कॉन्सेप्ट ना हमने ब्रिटिश लॉ से लिया गया है, और इसका मतलब है कि कोई भी पर्सन, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर कॉमन सिटीज़न हो, सभी को ना लॉ के सामने एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। इसका मेन आइडिया क्या है कि नो स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर एनीवन। ओके, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये वाला कॉन्सेप्ट ना हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जो वो भी 14th अमेंडमेंट में। और इसका मतलब है कि जो लोग सिमिलर सिचुएशन में हैं उनको सिमिलर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ओके, बट ये अलाउ करता है रिजनेबल क्लासिफिकेशन, यानी थोड़ा अलग ट्रीटमेंट अलाउड है इसमें, लेकिन आर्बिट्री नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट किसी भी व्यक्ति को इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से डिनाई नहीं कर सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी को हर सिचुएशन में एग्जैक्टली सेम ट्रीट किया जाएगा, और ये भी नहीं कि लॉ कोई भी क्लासिफिकेशन भी नहीं कर सकता। एक्चुअली आर्टिकल 14 अलाउ करता है क्लासिफिकेशन, रिजनेबल क्लासिफिकेशन को। बस उस क्लासिफिकेशन को ना पास करना होता है दो टेस्ट से, जो है फर्स्ट इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और रैशनल नेक्सिस। तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मतलब कि उस क्लासिफिकेशन का ना एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, और रैशनल नेक्सिस मतलब कि उस रीज़न का कनेक्शन होना चाहिए लॉ के ऑब्जेक्टिव से। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। गवर्नमेंट ना बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइंस लोगों को ना राशन सस्ते में देती है। तो क्या ये अनफेयर है रिच लोगों के लिए? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या किया है, डिफरेंशिया में क्लासिफिकेशन किया है पुअर वर्सेस नॉन पुअर पीपल में। और नेक्सस क्या है, मतलब रीज़न क्या है उसका, क्यों किया है? क्योंकि वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये क्या हुआ, वैलिड पर्पज़ हुआ। सरकार का मकसद यहाँ क्या है कि गरीब लोगों की हेल्प करना। और एक एग्जांपल देखते हैं कि ट्रेन में एक अलग लेडीज़ कोच होता है, राइट? तो क्या ये बाकी लोगों के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट है? तो आंसर इज़ नो, बिकॉज ये एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। क्यों, कैसे? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्या है उसका, वुमन आर अ डिस्टिंक्ट ग्रुप। और रैशनल नेक्सिस क्या है, रीज़न क्या है कि सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ वुमन। ये क्या हुआ, एक वैलिड रीज़न हुआ। तो लॉ वुमन को एक स्पेशल फैसिलिटी दे रहा है, बट अनफेयरली नहीं, लॉजिकली दे रहा है। दैट्स द रीजनेबल क्लासिफिकेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्ररीनेस क्या कहता है कि जो भी डिसीज़न आर्बिट्री, इर्रेशनल या अनफेयर हो, वो आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है। इसका मतलब कि स्टेट का हर एक्शन फेयर, जस्ट और रिजनेबल होना चाहिए। तो आइए इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स देखते हैं आर्टिकल 14 के। तो फर्स्ट केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार 1952। ये केस ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी केस में रीजनेबल क्लासिफिकेशन की टेस्ट बनाई गई थी। तो क्या हुआ था इस केस में, अनवर अली के अगेंस्ट ना वेस्ट बंगाल में 1950 में एक क्रिमिनल केस चला था, और उसका केस स्पेशल कोर्ट में भेजा गया था, जो वेस्ट बंगाल स्पेशल कोर्ट एक्ट 1950 के अंडर बनाया गया था। तो ये कोर्ट नॉर्मल कोर्ट से काफ़ी अलग था।
और यहाँ पे प्रोसीजर भी काफ़ी अलग थी और डिसीज़न भी बहुत ही फास्ट आता था और अपील का ना कोई ऑप्शन नहीं था। तो अनवर को ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिल गई थी। तो लोगों ने पूछा क्या रीज़न था अनवर का केस स्पेशल कोर्ट में भेजने का, क्या किसी रूल के बेसिस पर केस सिलेक्ट किए जा रहे थे? तो जवाब था नहीं। वेस्ट बंगाल स्पेशल कोर्ट एक्ट 1950 के अंडर सरकार किसी भी केस को स्पेशल कोर्ट में भेज सकती थी बिना फिक्स्ड रूल के। तो अनवर ने ना इस डिसीज़न को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लॉ आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है क्योंकि ये सबको इक्वल ट्रीट नहीं करता, सरकार को आर्बिट्री पावर दे देता है जिसमें वो बिना रीज़न के किसी भी केस को स्पेशल कोर्ट में भेज सकती है। तो कोर्ट ने एक ना इम्पॉर्टेंट रूल इस्टेब्लिश किया जिसे हम कहते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन। और इस टेस्ट के ना दो मेन पॉइंट्स है, एक है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और एक है नेक्सिस, रैशनल नेक्सिस। तो वेस्ट बंगाल स्पेशल कोर्ट्स एक्ट इन दोनों कंडीशन को फेल करता था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ये केस ना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बताया गया कि सबको इक्वल ट्रीट करना ज़रूरी है और सरकार को किसी के साथ भी भेदभाव या अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए बिना प्रॉपर रीज़न के। सेकेंड केस है ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974। तो इस केस में क्या हुआ था कि ईपी रोयप्पा ना एक सीनियर आईएएस ऑफिसर थे और वो ना चीफ सेक्रेटरी के पोस्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें ना एक नई क्रिएटेड पोस्ट पर ट्रांसफ़र कर दिया गया था और वो ना बहुत ही गलत था क्योंकि उन्हें कोई वैलिड रीज़न नहीं दिया गया था कि उनका ट्रांसफ़र क्यों हो रहा है। तो उन्होंने ना सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और बोला कि मेरा ट्रांसफ़र बिना किसी वैलिड रीज़न के हो गया है और ये आर्बिट्री और डिस्क्रिमिनेटरी भी है। तो कोर्ट ने बोला कि रोयप्पा का ट्रांसफ़र टेक्निकली वैलिड है और इसीलिए ना कोर्ट ने उसे कैंसिल नहीं किया, लेकिन इस केस में कोर्ट ने आर्टिकल 14 के इंटरप्रिटेशन को ना एक्सपांड किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इक्वालिटी मीन्स आर्बिट्रीनेस के खिलाफ प्रोटेक्शन। अगर स्टेट कोई भी एक्शन बिना रीज़न या सिर्फ अपनी मर्ज़ी से मतलब आर्बिट्री करता है तो वो आर्टिकल 14 का वॉयलेशन होगा, चाहे डिस्क्रिमिनेशन हो या फिर ना हो। तो कुछ बातें हैं जो हमें इस केस ने सिखाई। तो फर्स्ट है कि अगर सरकार का काम बिना लॉजिक के मतलब आर्बिट्री हो तो वो ना इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है। और सेकंड है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस भी आर्टिकल 14 के अंडर आते हैं, जैसे कि सिर्फ लॉ मेकिंग ही नहीं बल्कि सरकारी ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र, प्रमोशंस एक्सेट्रा, ये सब भी ना फेयर एंड रीजन्ड होने चाहिए। एंड थर्ड है कि स्टेट का हर एक्शन लॉजिकली जस्टिफाइड होना चाहिए, विम्स एंड फैंसी पर डिसीज़न नहीं चलेगा। तो इन शॉर्ट इस केस ने आर्टिकल 14 को एक नई डेप्थ दी। अब ये सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन को ही नहीं बल्कि आर्बिट्री डिसीज़न को भी रोकता है। ये केस ना लॉ स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि ट्रू इक्वालिटी तभी है जब हर सरकारी एक्शन फेयर, जस्ट और रीज़न बेस्ड हो। थर्ड केस है मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। तो इस केस में क्या हुआ, मनेका गांधी अ जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन, उनका पासपोर्ट सडनली इम्पाउंड कर दिया गया था, मतलब कैंसिल कर दिया गया था बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी बिना किसी प्रॉपर रीज़न के। तो उन्होंने जब पूछा कि मेरा पासपोर्ट क्यों इम्पाउंड कर दिया गया, तो गवर्नमेंट ने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए और उसका रीज़न नहीं बताया जा सकता। तो मनेका गांधी ने ये डिसीज़न सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और बोला कि ये मेरे पर्सनल लिबर्टी का वॉयलेशन है अंडर आर्टिकल 21। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के आर्बिट्री एक्शन को क्रिटिसाइज़ किया और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किए, जिसमें से पहला है आर्टिकल 21 जो कहता है लिबर्टी विथ प्रोसीजर। तो कोर्ट ने कहा कि किसी भी पर्सन को अगर पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव किया जाता है तो वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ होना चाहिए। मतलब कि अगर गवर्नमेंट किसी आदमी के ना पर्सनल लिबर्टी जैसे कि ट्रैवल करना, बोलना, जीवन जीना एक्सेट्रा ये सब छीन रही हो तो वो सिर्फ तभी कर सकती है जब उसके पास लॉ कहता है कि वो कर सकती है ये काम।
और वो ना जो प्रोसीजर फॉलो कर रही है वो लॉ के मुताबिक हो, आर्बिट्री, अनफेयर या अनरिजनेबल नहीं हो। और यानी कि प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट, फेयर और रिजनेबल। और सेकंड है कि इस केस में ना गोल्डन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स अलग अलग आइलैंड नहीं है, बल्कि ये इंटरकनेक्टेड है। कोई भी लॉ जो आर्टिकल 21 के अंडर बनता है ना, उसे आर्टिकल 14 एंड मतलब राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 19 मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, इस केस का ना इम्पॉर्टेंट लीगल इम्पैक्ट हुआ था। मतलब जब AK गोपालन केस ना ओवररूल किया गया इस केस से, पहले कोर्ट कहती थी कि फंडामेंटल राइट्स सेपरेट है, बट ना अब उसने कह दिया इस केस में कि फंडामेंटल राइट्स सब क्या है, लिंक है। और यहाँ से हमें क्या मिला कि 21 आर्टिकल जो 21 था ना उसका मीनिंग चेंज किया गया। मतलब पहले वो बोलता था कि प्रोसीजर बाय लॉ, बट अब वो कहता है फेयर प्रोसीजर बाय लॉ। और यहाँ से हमने गोल्डन ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। और राइट टू ट्रैवल भी ना पर्सनल लिबर्टी का पार्ट माना गया। और गवर्नमेंट कोई भी एक्शन बिना रीज़न के पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर नहीं कर सकती, ऐसा बोला गया। मतलब आर्बिट्री स्टेट एक्शन इज इक्वल टू दी वायलेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। मनेका गांधी केस से ना आर्टिकल 21 को एक पावरफुल फंडामेंटल राइट बना दिया था। और इस जजमेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिविजुअल राइट्स को प्रायोरिटी दी और स्टेट के एक्शन पर फेयरनेस का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। फोर्थ केस है कुमारी श्रीलेखा विद्यार्थी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1991। तो इस केस में क्या हुआ था कि जो यूपी गवर्नमेंट थी ना, उसने गवर्नमेंट काउंसिल मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लॉयर होते हैं जो स्टेट के तरफ से क्रिमिनल सिविल रेवेन्यू केसेस लड़ते हैं ना, उन गवर्नमेंट काउंसिल को उनको ना अपॉइंट किया था एक ऑफिशियल प्रोसेस के थ्रू। ये लॉयर पब्लिक का काम करते हैं और उनका सिलेक्शन ना प्रॉपर पैनल के मतलब पैनल बना के होता है। तो यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक ना सर्कुलर निकाला 6 फेब 1990 को, जिसमें लिखा कि हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट लॉयर्स हैं जो स्टेट के तरफ से कोर्ट में केस लड़ते हैं, सबका अपॉइंटमेंट 28 फेब 1990 से कैंसिल किया जाता है। तो लॉयर शॉक में आ गए, उनका टर्म ख़त्म भी नहीं हुआ था अभी तक। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि लॉयर जैसे कि श्रीलेखा विद्यार्थी और दूसरे लॉयर्स ना कोर्ट में केस डाला उन्होंने। और उनका कहना था कि ऐसे बिना रीज़न के हटाना गलत है। हम कोई प्राइवेट लॉयर्स नहीं हैं, हम गवर्नमेंट के तरफ से पब्लिक का काम करते हैं, तो पब्लिक जॉब के जैसे ट्रीट किया जाना चाहिए हमारी जॉब को। और स्टेट कोई भी काम मनमानी से नहीं कर सकती। बिना रीज़न के डिसीज़न लेना आर्टिकल 14 मतलब राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। तो यूपी गवर्नमेंट ने बोला कि ये तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है जैसे प्राइवेट लॉयर्स का होता है, तो गवर्नमेंट किसी भी वक्त लॉयर्स को हटा सकती है, कोई पब्लिक ड्यूटी या जॉब नहीं है ये। तो हम बस नए लॉयर्स अपॉइंट करना चाहते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, गवर्नमेंट काउंसिल का काम एक पब्लिक ड्यूटी है, सिर्फ प्राइवेट लॉयर जैसे काम नहीं है उनका, वो पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस लड़ते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब गवर्नमेंट किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो फेयरनेस और नॉन आर्बिट्रीनेस ज़रूरी होता है, ये आर्टिकल 14 के अंडर आता है। ऐसे सभी लॉयर्स को एक ही सर्कुलर से हटाना बिना कोई रीज़न दिए ये आर्बिट्री मतलब कि मनमानी है और इलीगल है। तो इन शॉर्ट ना गवर्नमेंट भी किसी के साथ जब डील करती है तो उसके एक्शंस फेयर होने चाहिए, वरना आर्टिकल 14 का वायलेशन होता है। फिफ्थ केस है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इस केस में क्या हुआ था कि सेक्शन 377 IPC यूज्ड टू criminalize the same sex relationships, so calling them against the nature of मतलब order of nature, okay, against the order of nature. Then Nas Foundation challenged this in 2009. Delhi High Court agreed and decriminalized it. But 2013 Suresh Kaushal case revised it and saying कि only parliament can change the law.
So 5 brave member of LGBTQ plus community again filed a writ in Supreme Court. So Supreme Court के क्या क्वेश्चन थे कि क्या सेक्शन 377 आर्टिकल 14 का वायलेशन है, क्या ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को तोड़ता है पर्सनल चॉइस, डिग्निटी, प्राइवेसी से, क्या ये आर्टिकल 19(1)(a फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लिमिट करता है। तो फाइनल डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का 2018 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 वायलेट करता है ये सेक्शन, क्योंकि सेक्शन 377 अनफेयरली ट्रीटेड LGBTQ प्लस पीपल डिफरेंटली, ये ना अनरिजनेबल क्लासिफिकेशन था और आर्टिकल 14 रिजनेबल क्लासिफिकेशन की बात करता है। ये लॉ ना सबको अनइक्वल मतलब इक्वली प्रोटेक्ट नहीं करता था, इट वाज आर्बिट्री और अनइक्वल ट्रीटमेंट दी जा रही थी। तो कोर्ट ने कहा कि आप किसी को उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पे काम नहीं समझा सकते। और फिर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में कहा कि आप अपनी आइडेंटिटी चूज़ करना, पार्टनर चूज़ करना, ये ना पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है। सेक्शन 377 ने डिग्निटी और प्राइवेसी दोनों को वायलेट किया है। कोर्ट ने बोला कि अपने बेडरूम की चॉइस जब तक कंसेंट हो वो आपकी प्राइवेट मैटर है। और आर्टिकल 19(1)(a के बारे में बोला कि हर इंसान को अपनी आइडेंटिटी एक्सप्रेस करने का हक है बिना डर के। सेक्शन 377 ने LGBTQ प्लस कम्युनिटी की आइडेंटिटी को दबा दिया था, ये एक्सप्रेशन का वायलेशन है। फिर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस जजमेंट क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज़ ग्रेटर दैन द सोसाइटल मोरालिटी। समाज क्या सोचता है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। और सेकंड कहा कि नेचुरल वर्सेस अननेचुरल सेक्स जैसे वर्ड लॉ में नहीं होना चाहिए। नेचुरलनेस इज़ नॉट अ लीगल स्टैंडर्ड। और योग्यकर्ता प्रिंसिपल्स इंडिया ने ना इंटरनेशनल कमिटमेंट लिया है नॉन डिस्क्रिमिनेशन के लिए, तो सेक्शन 377 उसके ना खिलाफ था। तो कंक्लूज़न क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 377 विल नो लॉन्गर अप्लाई टू कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट्स बिटवीन एडल्ट्स। नॉन कंसेंशुअल एक्ट्स जैसे कि चाइल्ड अब्यूज़ और बेस्टियलिटी स्टिल पनिशेबल। ओके, जजमेंट सबके लिए है, नॉट जस्ट LGBTQ प्लस कम्युनिटी। और लव इज़ लव कहा, ये डिसीज़न एक हिस्टोरिक विक्ट्री है फॉर ह्यूमन राइट्स, डिग्निटी एंड पर्सनल फ्रीडम के लिए। सिक्स्थ केस है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। ये ना एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं कि क्या एडल्ट्री मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में सिर्फ मैन को पनिश करना फेयर है। तो इस सवाल को लेकर ना जोसेफ शाइन ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में ना PIL फाइल किया। जोसेफ शाइन एक इंडियन सिटीज़न थे जो इटली में रहते थे। उन्होंने सेक्शन 497 IPC को चैलेंज किया जो एडल्ट्री को क्राइम बताता था लेकिन सिर्फ मैन को गिल्टी मानता था। ये जो लॉ है वो बोलता था कि अगर कोई मैन एक मैरिड वुमन के साथ उसके हस्बैंड की परमिशन के बिना सेक्सुअल रिलेशन करे तो वो ना क्राइम होगा। तो लेकिन वुमन को पनिशमेंट नहीं मिलती थी, उसे विक्टिम माना जाता था और सिर्फ हस्बैंड ही कंप्लेंट फाइल कर सकता था एज पर सेक्शन 198(2) CRPC। और क्या चैलेंज किया जोसेफ ने कहा कि सेक्शन 497 IPC जिसमें सिर्फ मैन पनिश होता था और सेक्शन 198(2) CRPC जिसमें सिर्फ हस्बैंड ही एडल्ट्री केस फाइल कर सकता था, वाइफ नहीं। तो उन्होंने बोला ये लॉ वायलेट करता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसमें ना डिग्निटी प्राइवेसी भी इंक्लूड है। जोसेफ शाइन ने अपने पॉइंट्स रखे सुप्रीम कोर्ट के सामने। उन्होंने बोला कि ये जो लॉ है वो सिर्फ मैन को गिल्टी मानता है, तो ये क्या हुआ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ। वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट एडल्ट्री का केस नहीं कर सकती है, तो ये इसके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ। लॉ वुमन को हस्बैंड की प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करता है और सेक्सुअल रिलेशन तो म्यूचुअल होता है, तो अगर क्राइम है तो दोनों को पनिशमेंट होना चाहिए।
और एडल्ट्री लॉ प्राइवेसी एंड सेक्सुअल फ्रीडम में इंटरफेरेंस करता है, तो ये क्या हुआ, पर्सनल लाइफ पर कंट्रोल है। तो गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया कि एडल्ट्री शादी और सोसाइटी के मॉरल्स को हार्म करता है, इसीलिए पनिश होना चाहिए। और राइट टू प्राइवेसी एब्सोल्यूट नहीं है, पब्लिक गुड के लिए रिस्ट्रिक्शन पॉसिबल है। और उसने बोला कि लॉ तो वुमन को प्रोटेक्ट करता है बाय पनिशिंग ओनली द मैन, क्योंकि ये अफर्मेटिव प्रोटेक्शन हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 2018 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 497 आईपीसी और सेक्शन 198(2) सीआरपीसी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये लॉ ओल्ड, अनफेयर और वुमन के डिग्निटी एंड प्राइवेसी के अगेंस्ट है। और कोर्ट ने बोला कि ये वायलेशन करता है आर्टिकल 14 का। ये लॉ मतलब मेन और वुमन को अनइक्वल ट्रीट करता है, सो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। आर्टिकल 15 ये लॉ जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करता है, सो ये इसका भी वायलेशन है। और आर्टिकल 21 ये लॉ डिग्निटी, लिबर्टी और प्राइवेसी को वायलेट करता है, स्पेशली वुमेन के, तो ये आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ। तो कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि लॉ आउटडेटेड है और वुमन को इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल नहीं समझता। एडल्ट्री एक सिविल मैटर है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होना चाहिए। और मैरिज शुड बी बेस्ड ऑन इक्वालिटी, डिग्निटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। और ये लॉ उन वैल्यूज़ को हार्म करता है। तो एडल्ट्री डिवोर्स का रीज़न हो सकता है, बट लेकिन जेल का रीज़न नहीं हो सकता। और इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ कैंसल कर दिया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट केस, जस्टिस केस पुट्टुस्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। जस्टिस केस पुट्टुस्वामी एक रिटायर्ड जज थे कर्नाटका हाई कोर्ट के। उन्होंने 2012 में सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया और चैलेंज किया आधार स्कीम को, जिसमें लोगों का बायोमेट्रिक डाटा जैसे कि फिंगरप्रिंट्स, आइरिस स्कैन कलेक्ट किया जा रहा था। उनका कहना था कि आधार स्कीम राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करता है। उनका मेन लीगल क्वेश्चन था कि क्या राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे इशू क्या हुआ कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पुराने जजमेंट्स में बोला था कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट नहीं है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है या नहीं है। तो जस्टिस केस पुट्टुस्वामी ने आर्ग्यू किया कि आधार जैसे स्कीम से पर्सनल डाटा मिसयूज़ हो सकता है। आधार के बिना गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिलती, तो ये फोर्स्ड सर्विलियंस जैसा है। हर इंसान का प्राइवेट लाइफ, डिग्निटी और ऑटोनॉमी प्रोटेक्ट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया कि आधार इज़ फॉर वेलफेयर स्कीम, जिसमें सब्सिडी, पेंशन एक्सेट्रा डायरेक्टली मिलती है, और प्राइवेसी एब्सोल्यूट राइट नहीं होता। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अलाउड है और आधार डाटा सिक्योर है, मिसयूज़ का रिस्क मिनिमल है। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न आया 2017 में, जो कि 9 जज बेंच ने एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया और कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और प्राइवेसी इंक्लूड्स पर्सनल चॉइस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, बॉडीली ऑटोनॉमी और डाटा प्रोटेक्शन। यहाँ पे क्या की ऑब्जर्वेशन आया कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसमें नए राइट्स ग्रो कर सकते हैं, और प्राइवेसी डेमोक्रेसी का इसेंशियल पार्ट है। और आधार जैसे सिस्टम अकाउंटेबिलिटी और सेफगार्ड्स के साथ हो तो वो सही है, ओके, पर ब्लैंकेट्स कलेक्शन बिना कंसेंट गलत है। तो यहाँ पे फाइनल क्या आया कि जस्टिस पुट्टुस्वामी केस ने राइट टू प्राइवेसी को एक फुल फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया। मतलब गवर्नमेंट आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन बिना प्रॉपर रीज़न या लॉ के कलेक्ट नहीं कर सकती। तो आर्टिकल 14 के कुछ एक्सेप्शंस है। तो फर्स्ट एक्सेप्शन है कि स्पेशल लॉज फॉर स्पेशल ग्रुप्स, जैसे कि वुमन, चिल्ड्रन, SC ST, बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ स्पेशल बेनिफिट्स या प्रोटेक्टिव लॉज अलाउड है।
जैसे कि एग्जांपल मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो सिर्फ वुमन के लिए होता है, और रिजर्वेशन फॉर SC ST जो सोशली अपलिफ्ट करने के लिए होता है। तो ये सब आर्टिकल 14 ना वॉयलेट नहीं करता, क्योंकि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है टू प्रमोट इक्वालिटी। सेकेंड है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़, मतलब फॉरेन सोवरेन्स एंड डिप्लोमेट्स, उनको ना कुछ लीगल इम्यूनिटीज़ मिलती है अंडर इंटरनेशनल लॉ। फॉर एग्जांपल एक फॉरेन एम्बेसडर को इंडिया में डायरेक्टली कोर्ट के अंडर नहीं ले जाया जा सकता। और थर्ड है रीजनेबल क्लासिफिकेशन, जहाँ पे ना लॉ डिफरेंट क्लासेस के लोगों के साथ अलग ट्रीटमेंट कर सकती है इफ़ क्लासिफिकेशन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर बेस हो, यानी एक क्लियर लॉजिकल डिफरेंस हो और उस क्लासिफिकेशन का नेक्सिस हो, मतलब कनेक्शन हो किसी लेजिटिमेट ऑब्जेक्टिव से। एग्जाम्पल, रिच लोगों पे ना ज़्यादा टैक्स लगाना, ये क्या हुआ, वैलिड क्लासिफिकेशन हुआ। लेडीज़ के लिए रिजर्व्ड सीट्स इन बस, तो ये भी एक वैलिड क्लासिफिकेशन है। और SC ST स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलना, ये भी एक क्या हुआ, वैलिड क्लासिफिकेशन है। तो दोस्तों, आर्टिकल 14 का मेन इसेंस ये है कि हर सिटीज़न को इक्वालिटी का राइट मिलता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो। लेकिन इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि सबको बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट मिले। रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउड होता है, बस वो लॉजिकल और फेयर होना चाहिए। इस आर्टिकल का एम है कि एक ऐसा समाज का निर्माण जहाँ लॉ सबके लिए ना बराबर हो और डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और अब ना आर्टिकल 14 के बाद हम आर्टिकल 15 को समझेंगे। और आर्टिकल 15 जो और ज़्यादा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देता है डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो अगले लेक्चर में ना हम समझेंगे कि आर्टिकल 15 कैसे सोशल इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करता है और कैसे ये आर्टिकल मार्जिन लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड बन जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगले लेक्चर मिल जाए डायरेक्टली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 15 के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बाय।